यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। कुछ इसी तरह का डायलॉग आपको शोले फिल्म में सुनने को मिला था। वही शोले जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने रोल अदा किया था, वही शोले जिसमें अमजद खान गब्बर सिंह बना हुआ था। आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक असली कहानी है। ये गब्बर सिंह की पूरी सच्ची कहानी है। शोले फिल्म बिल्कुल काल्पनिक थी, लेकिन उसमें जो नाम लिया गया था गब्बर सिंह का वो बिल्कुल सही नाम था। कहीं न कहीं जैसा शोले फिल्म में गब्बर सिंह का दहशत दिखाया गया, किरदार दिखाया गया, कहीं न कहीं वैसा ही बिल्कुल सच में उसका भी दहशत किसी ज़माने में हुआ करता था। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि हमारे देश में ऐसे ऐसे खूंखार किस्म के डाकू भी रहे थे, जिसका नाम सुनने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कांप जाते हैं और वह मुख्यमंत्री से फ़ोन करके कहते हैं कि हमें ये डाकू किसी भी हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। और यही डायलॉग उस फिल्म का सबसे चर्चित डायलॉग बन जाता है। आज की कहानी उसी गब्बर सिंह की है। नमस्कार, मैं हूं जेके सोनू। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है भिंड। मैं बात कर रहा हूं 13 नवंबर 1959 की। रात के लगभग 11 बजे का वक्त रहा होगा। काफ़ी देर से आईजी साहब भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे थे। ट्राई करते करते रात के 12 बजे से ज़्यादा का वक्त हो जाता है। काफ़ी देर बाद जब उधर से फ़ोन उठाया जाता है तो पूछा जाता है कि बताइए क्या बात है। आईजी साहब बोलते हैं कि मैं आईजी KF रुस्तम बात कर रहा हूँ, मुझे प्रधानमंत्री जी से बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्रधानमंत्री जी को जगाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि एक बहुत ज़रूरी फ़ोन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। आईजी साहब कहते हैं सर हैप्पी बर्थडे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए इतनी रात को फ़ोन किए हैं। आईजी साहब बोले नहीं सर, आपको कुछ तोहफा देना था इसलिए लाइन में लगा था। प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि क्या तोहफा देना चाहते हो। तब आईजी साहब कहते हैं कि सर गब्बर सिंह मारा गया। अब जैसे ही ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू सुनते हैं तो उनका चेहरा जो है खुशी से खिल जाता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी कि इस घटना को सुनने के बाद, इस डाकू के मरने के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी खुश हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है 1926 से। एक जिला होता है भिंड और वहाँ का एक गांव होता है डांग। यहाँ पर रघुवीर सिंह गुज्जर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजदूरी किया करता था, खेतों में मेहनत किया करता था, खेती किया करता था। इनके घर में 1926 में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम प्रीतम सिंह रखते हैं। प्रीतम सिंह बचपन से ही उसके उम्र से ज़्यादा कहीं उसकी कद काठी थी, इसलिए उसका नाम प्रीतम सिंह तो रखा ही था, लेकिन उसे गबरा गबरा कह के बुलाते थे। गबरू जवान गबरा कह के बुलाया करते थे। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, 16 साल का हो जाता है, तब उसके पिता रघुवीर सिंह उसे अपने साथ काम पे लेके जाया करते थे। खदानों में काम के लिए लेके जाया करते थे, खेतों में काम करने के लिए साथ में लेके जाया करते थे। बाप भी मजदूरी किया करता था और बेटा भी मजदूरी किया करता था। थोड़ी सी ज़मीन थी, उस ज़मीन में जो भी खेती कर लेते थे, मक्का हो या बाजरा हो, जो भी खेती करते थे उससे इनका परिवार का पालन पोषण, खाने पीने का इंतजाम हुआ करता था। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे इनका भी वक्त कटी जा रहा था, जो है मजदूरी कर करके अपना ये जीवन काट रहे थे। एक दिन ऐसा होता है कि गांव के कुछ 4 दबंग इसके पिता से ज़मीन के बारे में कुछ मारपीट कर लेते हैं। इनके पिता रघुवीर सिंह को पूरे गांव में खींच खींच करके मारते हैं, पूरी बेइज्जती करते हैं। और इन सब के बाद जब रघुवीर सिंह अपने घर आते हैं तो उनका बेटा प्रीतम सिंह पूछता है कि पिताजी क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों हैं, आपको ये चोट कहाँ से लगी। पिताजी कहते हैं कि बेटा ये जो खानदान के लोग हैं, ये दबंग हैं, ये ज़मीन के टुकड़े के लिए मारपीट कर रहे हैं, करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा कहता है पिताजी जब ये लोग परेशान कर रहे हैं तो आप पंचायत का इंतजाम करिए, पंचायत में आप अपनी बात रखिए, शायद ये लोग पंचायत की बात मान लेंगे और आपको परेशान करना छोड़ देंगे। पिताजी पंचायत का इंतजाम करते हैं, पंचायत वालों को बुलाते हैं, वहाँ पे अपनी बात रखते हैं, गांव के लोग जुड़ते हैं और जब पंचायत होती है तो पंचायत का फैसला भी मजबूरन गांव वालों को मानना पड़ता है। फैसला जो होता है वो रघुवीर सिंह के नाम पे जो ज़मीन थी वो 4 दबंग कब्जा कर लेते हैं। देश आज़ाद हो चुका था लेकिन गुंडागर्दी कम नहीं हुई थी, दबंगों की दबंगई लगातार चल रही थी। अब जब इतना सब कुछ हो जाता है, पिताजी को मारते पीटते भी हैं, बेइज्जती करते हैं, गांव में घसीट घसीट कर मारते हैं, उसकी ज़मीन भी छीन लिया जाता है। तो ये सब जो हुआ था उसके बेटे प्रीतम सिंह जो गबरा होता है उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो मौके की तलाश में जुट जाता है और एक दिन उसे मौका मिल जाता है। तो जो उसमें 4 दबंग होते हैं उसमें से 2 दबंगों को उसने
मार गिराया और उन दोनों दबंगों को उसने ठीक वैसे ही मारा जैसे उसके पिताजी को मारा गया था। गांव में घसीट घसीट के मारा गया था, उसकी बेइज्जती की गई थी। ठीक वैसे ही ये उन दोनों को घसीट घसीट कर गांव में मार रहा था, क्योंकि वो उम्र से ज़्यादा उसके पास ताकत थी, उम्र से ज़्यादा उसकी कदकाठी थी। अब जो गबरा सिंह होता है उसे डर लगा रहता है कि पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी, इसलिए वो साल 1956 में यहाँ से सीधे चंबल की तरफ भाग जाता है, बीहड़ की तरफ भागता है। और बीहड़ की तरफ भागने के बाद वहाँ पे एक डाकू होता है कल्याण सिंह गुज्जर, और कल्याण सिंह गुज्जर के पास जाकर वो उनसे पनाह मांगता है। कहता कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो हमेशा सुरक्षित रहूँगा, अगर मैं पुलिस के पास गया तो पुलिस मुझे हमेशा के लिए जेल में डाल देगी, मैं आपकी सेवा कर लूँगा, आप मुझे अपने साथ रख लो। कल्याण सिंह को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का सच बोल रहा है या फिर वैसे ही कह रहा है। तब कल्याण सिंह ने इस लड़के के बारे में पता कराया, तब उन्हें पता चलता है कि इस लड़के के पिताजी के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है, काफ़ी लोगों ने उनको मारा है, इनकी ज़मीनें भी छीन ली है। उनका बदला लेने के लिए इस लड़के ने 2 लोगों का कत्ल कर दिया और उसको गिरोह में जगह मिल जाती है। ऐसे ही लोगों को डाकू पहले जगह दिया करते थे। 1 साल तक डाकुओं के तौर तरीके सीख रहा था गबरा और उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। 1 साल के बाद गबरा जो है अपने सरदार के सामने हाथ जोड़कर कहता है, सरदार मुझे ये सब छोड़ करके एक अपना गिरोह बनाना है, अगर आप मुझे अनुमति दें तो। कल्याण सिंह कहता है ठीक है, अगर तुम अपना गिरोह बना सकते हो तो बनाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब गबरा जो है उसने अपना एक गिरोह बनाया और गिरोह बनाने के बाद उसने लूट डकैती मारपीट करना शुरू कर देता है। जो विरोध करता था उसको मारता था। ये ताकतवर ज़्यादा था और अपनी ताकत का वो फ़ायदा भी उठा रहा था। एक दिन इसको एक ज्योतिषी मिल जाते हैं और वो ज्योतिषी से कहता है कि मेरा हाथ देकर बताइए कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा आगे का भविष्य क्या है। ज्योतिषी इसका हाथ देकर बताते हैं कि तुमने कत्ल तो कई किए हैं, लेकिन तुम्हें एक दिन पुलिस पकड़ लेगी और पकड़ के तुम्हें मार देगी। तब गबरा कहता है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। ज्योतिषी कहते हैं कि उपाय तो है, लेकिन तुम वो काम कर नहीं पाओगे। ये कहता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं कर ना सकूं, आप सिर्फ काम बताओ। अब जब गबरा सिंह ने ऐसा बोला तो ज्योतिषी ने बताया कि ठीक है, जब तुम काम कर सकते हो तो तुम्हें 116 लोगों के नाक और कान काटने होंगे। जिस दिन ये संख्या 116 हो जाएगी नाक कान कटने वाली, उस दिन तुम समझ लेना कि ना तुम्हें कोई पुलिस मार सकती है और ना कोई आम इंसान मार सकता है। बस ये बात गबरा सिंह के दिमाग में घुस जाती है, क्योंकि वो अंधविश्वासी टाइप का आदमी था वो। अब जहाँ भी ये लूट करता था, डकैती करता था, तो कोई विरोध करता था तो उसके वो नाक और कान काट लिया करता था। किसी का अपहरण करता था तो भले ही वो पैसे दे दे, लेकिन उसके भी वो नाक और कान काट लिया करता था। कोई पुलिस वाला अगर उसके कब्जे में आ गया तो उसके भी वो नाक कान काट लिया करता था। एक दिन उसका साथी जो होता है वो पूछता है कि सरदार आपने कितने लोगों के नाक कान काट लिए हैं। सरदार कहते हैं कि भाई अभी तो 100 संख्या जो है पूरे होने वाले हैं। तो यहाँ पर वो ऐसे लोगों के कान नाक काटा करता था जो उसकी मुखबरी किया करते थे, उनके लोगों को वो ज़्यादा टारगेट किया करता था नाक कान काटने के लिए। और धीरे धीरे इसके दहशत इस तरह बढ़ रहे थे कि भिंड, ग्वालियर, पन्ना, सागर और ललितपुर जैसे 15 जिलों में इसके दहशत बढ़े जा रहे थे। अब कोई व्यक्ति अगर दिख जाए जिसका नाक कान कटा हुआ था तो लोग उसको देखकर ही समझ जाते थे कि ये गबरा सिंह के कब्जे में आ चुका था। जो ज्योतिषी थे उन्होंने बताया था कि जो तुम नाक कान काटोगे उसे अपने कुल देवी के चरणों में अर्पित कर देना, और जैसे ही ये 116 की संख्या पूरी हो जाएगी तो कुल देवी खुश होंगी और तुम्हें वरदान दे देंगी, ये मान लो कि तुम अमर हो जाओगे। अब गबरा सिंह के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मुझे अमर होना है, मुझ पर जो है पुलिस की गोली ना असर करेगी, ना कोई मुझे मार सकता है। अब जब पुलिस गांव वालों से बात किया करती थी मुखबिरी करने के लिए गबरा सिंह की, तो गांव वाले कहीं ना कहीं घबराते थे कि मुखबिरी करेंगे, उसकी बातें कुछ बताएंगे तो गबरा सिंह आएगा और मेरी भी नाक कान काट के ले जाएगा। इस बात से सारे गाँव वाले डरा करते थे। अब जब नाक कान काटते काटते उसका जो है दहशत बढ़ने लगता है तो लोग उसे गबरा सिंह नहीं बल्कि गब्बर सिंह कहने लगते हैं और गब्बर सिंह के नाम से जानने लगते हैं। अब पुलिस गांव-गांव जा कर के बड़ों से और महिलाओं से कहा करती थी कि गब्बर सिंह जब इधर आए तो उसकी सूचना हमें चुपके से दे देना। तो बड़े और महिलाएं जो थी वो घबराती थी कि नहीं, अगर गब्बर सिंह को पता चल जाएगा कि हमने मुखबिरी की है तो वो कहीं ना कहीं आके हमारी नाक और कान काट ले जाएगा, हमें भी मार देगा। इस बात से वो घबराया करती थी। तो जो पुलिस थी उन्होंने बच्चों को टारगेट करना शुरू किया। बच्चों को लोभ लालच दे करके उनसे कहा कि अगर इधर गब्बर सिंह आता है तो तुम हमें चुपके से उसकी सूचना दे देना ताकि हम उसको पकड़ सकें। लेकिन जब बात ऐसी आ जाती है तब वही गांव से कुछ लोग
गब्बर सिंह को बता देते हैं कि गब्बर सिंह, अब पुलिस जो है बड़ों के साथ नहीं बल्कि बच्चों के साथ दांव खेलना शुरू कर दी है। अब अगर तुम गांव की तरफ आओगे तो कोई न कोई बच्चा जा करके पुलिस को बता देगा, सूचना दे देगा। अब बच्चे ही तुम्हारी मुखबिरी करेंगे और बच्चे ही तुम्हें जेल भिजवाएंगे। अब ये बात जैसे ही गब्बर सिंह को पता चलती है तो वो गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और जिस गांव की ये बात थी उस गांव में जाकर के बच्चों को इकट्ठा किया जाता है। अब उस दिन जो बच्चे इकट्ठा हुए थे, जो उनके गिरोह ने इकट्ठा किए थे, डाकुओं ने जो बच्चों को इकट्ठा किए थे, उनकी संख्या थी 22 और 22 के 22 बच्चों की लाइन लगा दी जाती है और 22 बच्चों की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। गबरा जो था ये गोली मार करके हत्या कर देता है और जब ये मंजर, ये दहशत लोग सुनते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। जब ये बात आसपास के गांव वाले सुनते हैं, बल्कि दूर दूर वाले जब लोग सुनते हैं तो वो भी दहशत में पड़ जाते हैं कि आखिर गब्बर सिंह इतना खूंखार कैसे हो सकता है। उसने बड़ों को तो मारा ही मारा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उसने इतनी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। अब यही वजह बन गई थी कि जो आसपास की गांव की महिलाएं थी वो ये कहकर बच्चों को सुलाने लगी कि बच्चे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। इसीलिए यह डायलॉग जो है शोले फिल्म में इतना मशहूर हो जाता है, इतना फेमस हो जाता है कि सो जा बच्चे, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। लेकिन यही बात जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचती है तो उनकी भी रूह कांप जाती है, वो भी बिल्कुल घबरा जाते हैं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करते थे। तो उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि ये आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे प्रदेश में, इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए, ये बहुत परेशानी वाली बात है। ये जो व्यक्ति है वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। तभी मध्य प्रदेश की सरकार ने उसे 20,000 का इनाम जो है गब्बर सिंह के ऊपर घोषित किया और इस घटना के बाद राजस्थान की सरकार ने 20,000 रुपये का इनाम उस पर घोषित किया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। एक डायलॉग और है शोले फिल्म में कि सरकार हम पे कितना इनाम रखी है, तो ये जो 3 प्रदेशों का इनाम रखा हुआ था वो मिलाकर होता है 50,000 और ये जो डायलॉग था वो बिल्कुल सच होता है। अब ये जो डायलॉग था ये 50,000 इनाम वाला डायलॉग बिल्कुल सचमुच था। ये 50,000 रुपये इनाम सचमुच गब्बर सिंह के ऊपर रखा गया था और ये उन दिनों की बात है, 1957 की बात है कि उस टाइम में 50,000 की जो इनाम थी वो बहुत बड़ी रकम हो जाती है आज के डेट में अगर मिलाया जाए तो। अब मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू जो होते हैं ये डीएसपी को तैनात करते हैं। डीएसपी होते हैं आरपी मोदी। आरपी मोदी यानी कि राजेंद्र प्रसाद से कहते हैं कि मुझे ये आदमी हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अब इसे लीड कर रहे थे आईजी KF रुस्तम। अब पुलिस वाले गांव में डेरा लगाए हुए थे, वो गांव वाले से बात करने की कोशिश किया करते थे लेकिन गांव वाले बात करने से कतराते थे। वो घबराते थे कि कहीं न कहीं अगर गब्बर को पता चल गया तो हम लोगों की खैर नहीं। अब ऐसी स्थिति में इन लोगों ने अपना जो है कैंप लगाया जंगल में पुलिस वाले रहना शुरू कर देते हैं और इसी बीच में गाँव में आग लग जाती है। आग इस कदर भयंकर लगी थी, इस तरह भयंकर लगी थी कि लोग रात को चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो ये जो डीएसपी होते हैं उनको लगता है कि कहीं डाकू गब्बर सिंह तो नहीं आ गया, आखिर बात क्या है। वो अपनी टीम को लेकर जब गांव में पहुंचते हैं तो पूरे गांव में आग लगी थी और जब आग लगी थी तो एक बच्चा उस आग के गिरोह में इस कदर लिपटा हुआ था कि उसका बचना मुश्किल था और डीएसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी ने उस बच्चे को बचाने के लिए आग में कूद जाते हैं और सफलतापूर्वक उस बच्चे को बचा कर लाते हैं। और जब उस बच्चे को सकुशल लेकर वापस आते हैं तो गांव के लोग उनकी हिम्मत को दाद देने लगते हैं और उस बच्चे के पिता कहते हैं कि इस एहसान का बदला मैं बहुत जल्द उतारूंगा। और वो दिन भी आया 13 नवंबर 1959 को। उस बच्चे के पिता ने पुलिस को सूचना दी, बताया कि आज गब्बर सिंह का आने का संभावना है। एक जो हाईवे है, हाईवे के किनारे में रेलवे लाइन है, उस लाइन से उसकी गुजरने की संभावना है, उसकी बात बताई जा रही है। पुलिस वाले अपने घात लगा के बैठे थे, आईजी साहब, डीआईजी साहब और पुलिस वाले अपने घात लगा कर वहाँ पे बैठे हुए थे पहले से। अब जब पुलिस वाले वहाँ पे जमे हुए होते हैं, घेरा लगा के बैठे हुए होते हैं, इसी बीच में गब्बर सिंह वहाँ से गुजर रहा होता है, तभी पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। और रात का समय था और डीआईजी साहब एक हैंड ग्रेनेड होता है, उसे जब फेंक करके मारते हैं तो बिल्कुल गब्बर सिंह के नज़दीक में जाके गिरता है और उसके फटने से गब्बर सिंह का जो जबड़ा था वो बिल्कुल फट जाता है। उधर आईजी साहब अपने और बाकी साथियों के साथ, पुलिस वालों के साथ गोलीबारी कर रहे थे और गोलीबारी करते समय लगभग इसमें 11 डाकुओं की मौत हो जाती है।
और जब जांच पड़ताल किया जाता है तो इसमें गब्बर सिंह की भी मौत हो चुकी थी, गब्बर सिंह भी मारा जा चुका था। अब जब गब्बर सिंह मर जाता है तो आईजी साहब इतने बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को फ़ोन लगाने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उन्हें सूचना देने के लिए। और कई मिनट ट्राई करने के बाद जब इनका फ़ोन लगता है प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री साहब सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनका आज जन्मदिन भी था तो उनका आज हैप्पी बर्थडे जो है गिफ्ट मिल जाता है गब्बर सिंह का मौत का। और गब्बर सिंह का जो चैप्टर था वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आईजी साहब KF रुस्तम जो होते हैं उन्होंने लगभग 10,000 पन्नों पर अपनी ये कहानी लिखी हुई थी और उन्हीं पन्नों को IPS राजगोपाल ने एक किताब लिखी थी, द ब्रिटिश, द बैंडेड एंड द बॉर्डरमैन। और इस किताब के अंदर ये किस्सा जो है गब्बर सिंह का ये पूरा दिया गया था। और यहीं से रमेश सिंह सिप्पी ने ये जो गब्बर सिंह का पात्र था यही इस किताब से लिया हुआ था। इस पात्र को लेने का एक और भी वजह होती है कि जो DIG होते हैं अब्दुल हमीद, उनके बेटे सलीम खान, उनके बेटे सलमान खान, यानी कि सलमान खान के दादा अब्दुल हमीद, और वो DIG KF रुस्तम के साथ जब रहा करते थे तो उनके मुंह से गब्बर सिंह का नाम बार बार सुना करते थे। सलीम जावेद जब इस कहानी को लिख रहे थे तब काल्पनिक पात्र बनाते हैं गब्बर सिंह और इस किताब से लेते हैं। साथ ही जो जय बहादुरी के पिता होते हैं तरुण बहादुरी, वो एक किताब लिखते हैं अभिशप्त चंबल, और उस किताब के अंदर भी डाकुओं का पूरा किस्सा है, पूरी कहानी है। नाक कटवा डाकू ये जो है पूरा मशहूर हो जाता है, पूरा फेमस हो जाता है कहानी। दरअसल उस जमाने में सोशल मीडिया और टेलीविज़न थे नहीं तो गब्बर सिंह जो है था वो काफ़ी दहशतनाक साबित होता। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। आप जहां भी रहें सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।